हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। मेरा नाम है निहारिका और आपका स्वागत है मेरे दिशा एजुकेशनल चैनल पे। आज से मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस किया करूँगी, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी एस्पिरेंट नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए बाइबल है ना। जो भी पेपर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ सबसे पहले आप न्यूज़पेपर से पढ़ें और स्टैटिस्टिक पार्ट को भी कवर करें, क्योंकि जो हमारे यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन है वो करंट से स्टैटिस्टिक की ओर आता है। तो उस हिसाब से ये न्यूज़पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो टॉपिक हम देख रहे हैं ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, जो कि जीएस के जो 2 पेपर है उससे संबंधित है, यानी पेपर 3 से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रीक जो पीएम है मित्सोताकिस, जो कि अटेंड कर रहे हैं इस वीक में रैसीना डायलॉग। ठीक है, ग्रीस प्राइम मिनिस्टर जो है मित्सोताकी जो है वो दिल्ली आएंगे इस वीक। ठीक है, कब आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में ये होगा रैसीना डायलॉग। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। बाकी आप इसको होल्ड करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर यहाँ पे जानकारियाँ जो है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि रैसीना डायलॉग है क्या, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जो रैसीना डायलॉग है ये एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है, जो कि सालाना होती है, यानी एनुअली होती है। कहाँ पर होती है? दिल्ली में होती है, और ये 2016 से हो रही है। ठीक है, और ये जियो पॉलिटिक और जियो इकोनॉमिक पर्पस से होती है। इसको होस्ट करने वाला जो फाउंडेशन है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, और ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया से कोलैबोरेट करके चल रही है। ये जो नाम रैसीना डायलॉग पड़ा है ये रैसीना हिल के नाम से पड़ा है, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इस डायलॉग में जो ये कॉन्फ्रेंस होता है इसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लोबल पॉलिसी मेकर, यानी जो विश्व के जो पॉलिसी मेकर होंगे वो आएंगे, जैसे कि हेड ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल। ठीक है, और इन डायलॉग आल्सो वेलकम मेजर प्राइवेट सेक्टर। अगर देखिए यूपीएससी जो है ना ये ज़रूर मतलब क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक पॉइंट इसने बना लिया कि पहली बात तो ये कहाँ हेल्ड ऑन होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये दिल्ली में है, और कब से हो रहा है तो 2016 से हो रहा है। ठीक है, और इसमें ये पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्टर और जो स्टेट ऑफ हेड होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, विश्व के पॉलिसी मेकर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इंक्लूड है। इवन इसका क्या उद्देश्य है तो आपको पता होना चाहिए। जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक से संबंधित चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। इवन इसमें ये भी बोला जाता है कि ये जो G20 को कोइंसीड करती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। एक ये जो टॉपिक है इसमें देखिए कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इस बार जो है गुलजार को मिला है, गुलजार जी को मिला है, और संस्कृत स्कॉलर जो हमारे रामभद्राचार्य जी हैं उनको मिला है। ये दोनों पिक्चर आप देख सकते हैं, गुलजार जी और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। ये तो वैसे भी न्यूज़ में बहुत रहते हैं। ठीक है, तो जो गुलजार जी हैं इन्हें उर्दू पोइट के लिए मिला है, और रामभद्राचार्य जी को हिंदू स्पिरिचुअल लीडर है, एजुकेटर है, राइटर है। उन्होंने 240 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी हुई हैं, तो इनको भी ज्ञान पीठ अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए, उर्दू पोइट गुलजार, संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, जो कि हमारे कंट्री का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। ठीक है, और जो गुलजार जी हैं उनका जो एक्चुअल नेम है वो संपूर्ण सिंह कलरा नाम है इनका। ठीक है ना, और ये एक उर्दू पोइट है। ठीक है, और ये हिंदी सिनेमा के नाम से भी
प्रचलित हैं। रामभद्राचार्य जी जो हैं हिंदी स्पिरिचुअल लीडर हैं, एजुकेटर है, राइटर हैं और 240 से भी ज़्यादा बुक लिख चुके हैं। एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ तुलसी पीठ। अगर कभी पूछ लेगा तो याद रखना चित्रकूट में इन्होंने तुलसी पीठ भी स्थापित की है ना। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है यहाँ पे देखिए, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1944 को, ठीक है। और इसमें 11 लाख रुपए और वाघ देवी की मूर्ति दी जाती है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप इसमें देख लीजिएगा। अब सबसे पहले कि ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी देती हूँ। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है एक ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। जैसे हमारे भारत का जो है ना सबसे पुराना अवार्ड है और सबसे हाईएस्ट, इसके ऊपर कोई लिटरेरी अवार्ड नहीं होगा, ठीक है। एंड ये इंस्टीट्यूट हुआ 1961 से, ठीक है। और जो भी हमारे भारत में 8th शेड्यूल में जो भी भाषाएं हैं ये उस पे ही दिया जाता है। इसमें पोस्टमस नहीं दिया जाता है, यानी मरने उपरांत नहीं दिया जाता है, ठीक है। पहले जो यहाँ पर जो राइटर थे जिनको ये मिला था वो मलयालम राइटर थे, जो कि जिनका नाम है जी शंकर कुरूप, ठीक है। इन्होंने 1965 में सबसे पहली बार रिसीव किया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 लाख रुपए दिया जा रहा है 2015 से, ठीक है। और 16 लैंग्वेजेस में दिया गया है, जिसमें हिंदी में 11, कन्नड़ में 8, बंगाली में और मलयालम में 6, उर्दू में 5, है ना, ऐसे करके दिया गया है। जो हमारी सबसे पहली वुमेन को जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो बंगाली से लिखती थी, बंगाली नॉवलिस्ट थी आशा पूर्णा देवी, है ना, फर्स्ट वुमेन थी जो जिन्होंने विन किया था, ठीक है। चलिए अब नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये जो मैं टॉपिक अभी बताने वाली हूँ ये एजुकेशन मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड है और ये यूपीएससी में किस प्रकार से पूछी जाती है आपको पता होना चाहिए। कि जैसे ये यूपीएससी पूछता है कि ये बताइए कि अभी वर्तमान में हमारे भारत में एम्प्लॉयमेंट रेट का क्या कंडीशन है, ठीक है। या पूछेगा कि महिलाओं का क्या कंडीशन है अभी, है ना, या पिछले 5 सालों से महिलाओं का क्या कंडीशन रहा है एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। तो ऐसे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा महत्वपूर्ण है और इस फैक्ट को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, द कंट्री इकोनॉमिक इज विटनेसिंग अ स्टैग्नेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। क्या देखा हमने कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो कम है। इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट देखा जाए, यानी कि जो फैलाव है वो भी बहुत वीक है और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी कोई ज़्यादा खास नहीं हो रहा है ना, संरचनात्मक जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए इसमें वो नहीं हो रहा। इसके अलावा आप इस पॉइंट पर देखिए, लो फीमेल लेबर फोर्सेस जो है पार्टिसिपेट कर रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू स्टडी बाई दी त्रिपाठी राव ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लखनऊ। यानी जो ये रिपोर्ट है वो किसके द्वारा दी गई है, आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ। और इन्होंने बताया, जिन्होंने कोलैबोरेट किया था विद द रिसर्च फ्रॉम दी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के साथ, ठीक है ना। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर एंड द स्टडी पॉइंट टू सर्च इन आउटपुट ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 1987 टू 2004 फॉलोइंग बाय जॉबलेस ग्रोथ। यानी कि इसके बाद से जो है ना, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, द स्टडी पॉइंट टू सर्च आउटपुट ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 1987 टू 88 एंड 2004 फॉलोड बाय जॉबलेस ग्रोथ। उसके बाद ग्रोथ कम हुआ है, ठीक है ना, फ्रॉम 2004 टू 2018-19 एंड सब्सिक्वेंट rebound thereafter. In academic paper based on the study published on the Indian labor economy, and the researchers prescribed that the conscious effort to identify promote labor intensive manufacture sector will help inclusive growth. तो लेबर जो इंटेंसिफाइड मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ना, वो मतलब जो मैन्युफैक्चर है उसमें लेबर ज़्यादा हो तो वो इसको सोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है ना। द रिसर्चर एनालाइज द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि ये रिपोर्ट निकालता है NSSO, अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे एंड पीरियोडिक लेबर सर्वे डैशबोर्ड ऑफ द स्टडी। दे फाउंड दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर दो एम्प्लॉइंग द मोस्ट यूथ। तो ये बता रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ज़्यादा मतलब यूथ को एम्प्लॉयड कर रहा है, ठीक है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट लो वैल्यू एडिशन टू ओवरऑल इकॉनमी, पर ये उतना वैल्यू हम लोग को एडिशन नहीं दे रहा। रिजल्टिंग एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस अपेरेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ रादर देन क्रिएटिंग मोर जॉब। तो ये मतलब
कोई ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं करके दे पा रहे हैं, हैज़ रिजल्ट इन नेट लेबर डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग साइड द नंबर ऑफ जॉब क्रिएट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन द क्वालिटी एंड डिसेंसी ऑफ अ जॉब। यानी कि सिर्फ जॉब से मतलब नहीं है, मतलब वो क्या मतलब अपनी इकोनॉमिक में जीडीपी दे पा रहे हैं कि नहीं, यानी इसकी क्वालिटी है कि नहीं, ये सब पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है ना। द स्टडी आल्सो पॉइंट टू जेंडर डिस्पैरिटी, और ये भी देखना है कि लेबर मार्केट जो है वो जेंडर डिस्पैरिटी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द हाईली एजुकेटेड यूथ देन द लेस एजुकेटेड, यानी कि हाईली एजुकेटेड क्या कर रहे हैं और लेस एजुकेटेड क्या कर रहे हैं, इस संदर्भ में भी हमको देखना चाहिए। 2020-21 द टोटल लेबर फोर्स इंडिया स्टूड एट एस्टिमेटेड 556 मिलियन, है ना। तो जो टोटल लेबर फोर्स बताया गया है वो कितना बताया गया, 556.1 मिलियन। आउट ऑफ टोटल 292 जो है वे आर सेल्फ एम्प्लॉयड है, एंड 121 पॉइंट कहाँ पे क्या कर रहे हैं, दे आर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। 118.6 मिलियन जो है वे आर इन अ कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इज डिक्लाइन 26.4 इन 2009। तो 2019 में 26.4 डिक्लाइन हुआ था, एंड 24.3 बिलियन कहाँ हुआ था, मिलियन कहाँ हुआ था 2020 में। वाइल एडिशन 119 मिलियन पीपल्स वे आर नॉट एडेड टू दी पोटेंशियल लेबर ड्यूरिंग द सेम। The overall female workforce participation rate for the age 15 to 59 2020 stood at 32.4. The overall female workforce participation rate जो है एज 15 to 59 2020 स्टूड एट 32.6%, है ना। फुल 44.45 परसेंटेज पॉइंट बिलो द मैन, यानी कि वो 44.55% मैन से बहुत कम है। फर्दर द टोटल परसेंटेज ऑफ मेल जो है 81.10 है मेल का, एंड सेम 15 to 59 ईयर इज़ अ मोर देन द ट्वाइस रेट ऑफ द फीमेल, यानी कि फीमेल से मेल ज़्यादा एम्प्लॉयड है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, यानी ट्वाइस ज़्यादा है। तो ये सब आप पॉइंट ध्यान रखिए कि पेपर में पूछा जाएगा कि फीमेल का क्या वर्क है, तो ये याद रखिएगा कि वर्कफोर्स जो है वो मेल से 2 गुना कम है या मेल 2 गुना उनसे ज़्यादा है, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ कितने कितने लगे हुए हैं, तो 551 मिलियन जो है पूरा वर्क टोटल लेबर फोर्स है, फिर वो कहाँ कहाँ लगे वो सब मैंने यहाँ पे बता दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक डेटा है जिसमें मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट से संबंधित चीज़ें बताई गई है कि वर्तमान में क्या है। तो अभी तो आप देख ही रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए अभी जो मैं टॉपिक बताने जा रही हूँ वो साइंस से रिलेवेंट है, साइंस एरिया से या हेल्थ से। यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स में और जीएस पेपर 3 जीएस के 3 या पेपर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिखाया जा रहा है कि नियरली जो 50% जो प्रेगनेंसी है इंडिया का वो हाई रिस्क में है ना, हाई रिस्क में है। और वो भी कौन से क्षेत्र, मेघालय में 67%, मणिपुर में 66%, मिजोरम में 62%, जबकि सिक्किम में 33% लोवेस्ट है, उड़ीसा में 37% एंड छत्तीसगढ़ में 38% है, ठीक है। जो मेजर कारण है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जैसे उनका अगर हाइट कम है, ठीक है, या फिर उनकी वेट ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट बर्थ स्पेसिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना। जैसे अभी आप जानते होंगे कि मतलब 3 ईयर का गैप होना चाहिए, तो वैसा कुछ गैप नहीं देना, है ना। और एडवर्स बर्थ आउटकम जैसे मिसकैरेजेस होना, अबॉर्शन होना, स्टिल बर्थ होना, ये सारे कारण क्या है उनके हाई रिस्क होने के। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी व्हेन ओल्डर देन 35 बिंग शॉर्ट हाइट जैसे 140 सेंटीमीटर, BMI इंडेक्स जैसे बॉडी का जो मास वेट है 30 होना, और ये सारे फैक्टर जो है हाई रिस्क के लिए हैं, ठीक है ना। जैसे शॉर्ट बर्थ स्पेसिंग देना यानी 18 मंथ का, है ना। तो ये सारे कारण क्या अभी हाई रिस्क के लिए हैं। तो रिस्क फैक्टर राइजिंग एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, जो अगर बोला एक टॉपिक ये भी है कि जो एडोलेसेंट है ना, जो कम एज यानी 14 से ऊपर होती हैं, उनका जो हाईएस्ट रिस्क जो है वो त्रिपुरा में ज़्यादा देखा गया है, ठीक है ना। चलिए इस अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंडिया सेंड असिस्टेंट टू कॉलरा हिट जाम्बिया। इंडिया ने सैटरडे को मेडिकल एंड मटेरियल असिस्टेंस किया किसको, जाम्बिया को, एज अ सदर्न अफ्रीकन कंट्री विथ डील डेडली कोलेरा आउटब्रेक। वहाँ पे क्या हो गया है, कोलेरा आउटब्रेक हो चुका है, कहाँ पर, जाम्बिया में। तो भारत ने क्या किया, मेडिकल असिस्टेंस भेजा है, ठीक है। और
यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्होंने अनाउंस किया है 3.5 टन वाटर प्योरिफिकेशन सप्लाई, वाटर प्योरीफाइड करने के लिए उन्होंने भेजा है क्लोरीन टैबलेट्स। क्या भेजा है? क्लोरीन टैबलेट्स। इसके अलावा ORS के सैचेस भी हैंडओवर किए गए हैं। ठीक है, कहाँ पर? जाम्बिया के कैपिटल लुसाका में। ठीक है, जाम्बिया हैज़ बिन आस्किंग फॉर अ मोर मेडिकल हेल्प टू डील विद द सिचुएशन दैट डिस्क्राइब अ कॉलेरा इमरजेंसी। क्योंकि अभी आप देखिए कॉलेरा इमरजेंसी हुआ है तो वो और मदद मांग रहे हैं। ठीक है, और अभी देखा जाए तो जनवरी 2024 में कम से कम 333 पीपल जो है वहाँ पे डाइड कर गए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये साउथ अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ऐसे करके पूरा नीचे बना होगा, है ना। तो यहाँ जाम्बिया जो ये लोकेशन है, आप देखिए ये मोजाम्बिक है, ये मेडागास्कर है ना। ठीक, यहीं पर ये जाम्बिया है, यहाँ पर ये आउटब्रेक हुआ है। तो कोलेरा क्या है? इज़ एन एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ फूड ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड, यानी कि गलत खाना खाने से, यानी गंदा खाना खाने से या कंटेमिनेटेड वाटर पीने से ये इन्फेक्शन होता है। इसी कारण से भारत ने क्या भेजा था? कोलेरा को ठीक करने के लिए, है ना। यहाँ पे आप देखे होंगे क्लोरीन के टैबलेट्स हैं, ORS सैचेस भेजे थे। ठीक है ना। तो ये जो कोलेरा है ये बैक्टीरियम वाइब्रो कोलेरे से होता है। कोलेरा रिमेन अ ग्लोबल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ एंड इंडिकेटर ऑफ इक्विटी एंड लैक ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यानी जब सामाजिक डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है ना, और जैसे कि फूड ख़राब है या पॉइजनस फूड है या बहुत पुराना फूड हो चुका है या पानी गंदगी है, उसके कारण से कोलेरा होता है। कोलेरा इज़ एन एक्सट्रीम वायलेंट डिसीज ट्रांसमिट थ्रू द इंजेक्शन एंड कंटेमिनेशन ऑफ फूड और वाटर, है ना। ये ख़राब खाने और ख़राब पानी से फैलता है। कोलेरा कैन कॉज सीवियर एक्यूट वाटरी डायरिया, यानी इससे क्या होता है? डायरिया होता है, सीवियर फॉर्म ऑफ डिसीज़, जिसके कारण व्यक्ति विद इन आवर में ही मर जाता है। अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो मर जाता है। मोस्ट पीपल अफेक्टेड वी कोलेरा डू नॉट डेवलप एनी सिम्टम, जिसके वी कोलेरा होता है उसको कोई सिम्टम नहीं होती। ऑल द बैक्टीरिया, यानी ये जो बीमारी होती है बैक्टीरिया से होने से होती है। तो ये जो बैक्टीरिया है उसके फीसेस में 1 से 10 डेज रहता है ना, और फिर ये इन्वायरमेंट में वापस से चला जाता है। ठीक है, तो अमॉन्ग पीपल हु डेवलप सिम्टम, जिनको ये सिम्टम होता है, द मेजॉरिटी हैव माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम। तो जनरली एक मॉडरेट सिम्टम उनको होता है। एंड 12 आवर एंड 5 डेज फॉर अ पर्सन शो अ सिम्टम, यानी कि 5 दिन के अंदर ये सिम्टम देता है। अ माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट डेवलप एक्यूट वाटरी डायरिया विद अ सीवियर डिहाइड्रेशन, बहुत ही लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को ये एक्यूट नहीं होता, मतलब वाटरी होता है, और सीवियर डिहाइड्रेशन बहुत कम लोगों को होता है। दिस कैन लीड द डेथ इट लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर आपने इसको मतलब ठीक नहीं किया तो ये फिर डेथ का कारण भी बन सकता है। यानी एक मॉडरेट सी बीमारी है, बट आप इस पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये क्या हो जाती है? डेडली हो सकती है। ठीक है ना। और जनरली किससे ये फैलती है? वाटर के कंटामिनेशन से और फूड के कंटामिनेशन से। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी की बात करें तो कोलेरा स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। 19th सेंचुरी में ये फैलना चालू हुआ था, ये विश्व में फैल गया था। ओरिजिनली रिजर्वियर इन गंगा डेल्टा, तो ये जो हमारी गंगा डेल्टा है वहाँ इसका रिजर्वियर माना गया है। इन अ 6 सब्सिक्वेंट पैंडमिक किल मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, तो ये उस समय मिलियन यानी लाखों लोगों को मतलब उस समय डेडली थी। एंड द करेंट 7th पैंडमिक स्टार्टेड इन साउथ एशिया 1961, इसका 1961 में एक बार और पैंडमिक आया था, एंड 1971 एंड अमेरिका में 1991। कोलेरा इज नॉट एंडेमिक इन मैनी कंट्रीज, अब ये एंडेमिक हो चुका है, यानी कि सिर्फ उसी लोकेशन एरिया में मतलब फैल रहा है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि सिम्टम जो है इसका कोई ज़्यादा खास नहीं है ना। ये क्या होता है सिम्टम में? माइल्ड सा कोई सिम्टम होता है, और 5 दिन के अंदर अंदर ये जो है ये अपना सिम्टम दिखाने लगता है। अगर आपने इसको ट्रीट कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये डेडली भी हो सकती है ना। और जनरली केसेस में ये बोला जाए तो क्या बोलते हैं, ये मतलब माइनर सा केस है, मतलब ठीक है। और ये फूड के कंटेमिनेशन और वाटर के कंटेमिनेशन से होता है। ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ये आपको अब ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जैसे थोड़ा अब एक नज़र हम लोग ग्लोबल इशू के ऊपर देखें कि एक्सपोर्ट में क्या है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वाइल इंडिया एक्सपोर्ट नंबर इंकरेजिंग, मतलब कि अभी एक्सपोर्ट थोड़ा सा हमारा इंकरेजिंग हुआ है, इज़ वारंटेड। बट अगर देखा जाए तो ग्लोबल टेंशन और अनइवननेस अभी भी विश्व में बनी हुई है। किसके अनुसार, किसने ये बताया? तो क्रिसिल मार्केट एंड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल ने बताया है।
इनके हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैनी कोर एक्सपोर्ट जो, सॉरी माफ़ करिएगा, फॉर इंस्टेंस मेनी कोर एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर इन जनवरी, यानी कि अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है दिसंबर में 9.3 था वो 14.4 हुआ, ठीक है। इंजीनियरिंग गुड जो है वो 4.2 था वो 10.2 हुआ, यानी अच्छा हुआ। एंड फार्मास्यूटिकल जो है वो 6.8 था वो 9.3 हुआ। एंड सम की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है, पर वहाँ पर देखा जाए अपनी एग्रीकल्चर की बात करें तो ये राइस जो है हमारा है, ये राइस जो है ये बैन कर दिया गया। तो ये थोड़ा इस पे इफेक्ट किया एक्सपोर्ट पर। कारण मैं बता देती हूँ कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूएसए और विभिन्न कंट्रियाँ हैं, उन्होंने ये आरोप किया था कि भारत के ऊपर कि ये एक्सट्रीम सब्सिडी सपोर्ट देते हैं अपने एग्रीकल्चर को, जिसके कारण ये मार्केट में ज़्यादा अमाउंट में राइस आ रही है और इसके कारण से मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसलिए इस पर कुछ कार्यवाही किया जाए। इस कारण से अभी इस पर थोड़ा सा बैन किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपोर्ट हमारा गुड कंडीशन में चल रहा है, पर थोड़ा सा नरम हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा गुड नहीं है पर ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से समझ में आता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट रीबाउंडेड 6.6%, 7.6 से, ठीक है, 4 मंथ। इसके अलावा देखा जाए कि जो हमारा दिसंबर में ना 77.6 बैरल था, जो अभी बढ़ाया गया है 80 पॉइंट, मतलब इसका जो रेट है वो 80.6 हो गया है, ठीक है ना, 80.1। और अगर हमारा केमिकल शिपमेंट की बात करें तो ये 0.3% थोड़ा सा ग्रोथ संकुचन हुआ था 15 महीने के बीच में, पर 0.3% के हिसाब से फिर अभी थोड़ा सा माइल्ड ग्रोथ दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम अभी एक्सपोर्ट की बात करें जनवरी में तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर है, बट इतना भी पॉजिटिव नहीं है क्योंकि अभी ग्लोबल टेंशन चल रहा है और मार्केट में अभी अनइवनेस देखी गई है, ठीक है। तो अगर यूपीएससी में पूछा जाए कि अभी एक्सपोर्ट हमारा कैसा है, बहुत गुड चल रहा है या लगातार 5 सालों से बहुत ये निगेटिव चल रहा है, तो अभी एक्सपोर्ट हमारा ओवरऑल ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। इस हिसाब से आप पेट्रोलियम का देख सकते हो, है ना, शिपमेंट का बता सकते हो कि गुड है, और राइस का बता सकती हो कि अब इस पे बैन चल रहा है। बाकी यहाँ पे जितनी भी डेटा है उस पर ध्यान देंगे तो ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें, और कोई भी आपको क्वायरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। जो होगा उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी, या फिर कोई क्वायरीज़ है तो उसको सॉल्यूशन देने की बहुत कोशिश करूँगी, ठीक है। और आप सभी का सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।